डॉक्टर रूबी लाल, खुश आमदीद। आपकी बहुत बहुत नवाजिश कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं। लंदन में आप जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल के लिए आई हुई हैं और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं आपसे बातचीत कर सकूं, गुलबदन के बारे में बोलूं, नूरजहान के बारे में बोलूं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं। रूबी लाल पैदाइश दिल्ली की है और पढ़ी लिखी भी दिल्ली में, वहीं परवान चढ़ी। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने DPhil किया, जिसे हम लोग PhD कहते हैं। सो शी इज़ अ डॉक्टर ऑफ हिस्ट्री। और इन्होंने एक फेमिनिस्ट हिस्टोरियन होके उन ख़वातीन के बारे में लिखा है जिनको तारीख़ मानती नहीं, जानती नहीं, और इसलिए इनका काम अहम है हम सब के लिए, ख़ास तौर पे आजकल के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माहौल में। रूबी, शुरू करते हैं यहाँ से कि आप हिस्टोरियन हैं, तारीख़दान हैं। हम सबको पता है, हमने स्कूलों में पढ़ा, हिंदुस्तान के स्कूलों में, पाकिस्तान के स्कूलों में, कि ग्रेट मुग़ल्स कौन थे। सल्तनत के बारे में भी पढ़ा, उससे पहले भी जो इस्लाम से पहले हिंदुस्तान के हालात वाक़यात थे, राजे महाराजों के बारे में। वी नो द ग्रेट मुग़ल्स, दे वर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहान एंड औरंगज़ेब। लेकिन इनके बिल्कुल दरमियान एक और ग्रेट मुग़ल भी थीं, नूरजहान मलिका बादशाह बेगम। आपने जो उनके बारे में किताब लिखी, नूरजहान एम्प्रेस, हर एस्टॉनिशिंग लाइफ, ये आपकी किताब थी जो मैंने पढ़ी और कुछ साल पहले पढ़ी जब आपने शाया की। शुरू करते हैं नूरजहां से नहीं, मैं समझती हूँ, अगर आप इजाज़त दें, कि इन मर्दों के पीछे जो ख़वातीन थीं, जो इनकी इनेबलर्स थीं, जिन्होंने इनको पैदा किया, जिन्होंने इनको पाला पोसा, जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी ताकि ये बड़े बादशाह बन सकें, ताकि ये राज कर सकें, ताकि ये जंगें लड़के जीत सकें, और फिर उनके सारे निज़ाम को भी इन औरतों ने कितनी मेहनत से चलाया, कितनी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, कितनी कुर्बानियाँ दी। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद लेट्स से बाबर, व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद हिज मैटरनल ग्रैंडमदर, उनकी नानी एहसान दौलत बेगम, जो कि यूसुफ खान मुग़ल की बेगम थी, मुग़लिस्तान में यानी कि मंगोलिया में रहती थी। वहाँ से शुरू कीजिए, क्योंकि आपने जो किताबें लिखी हैं आपने उनका भी जिक्र किया है और हम 600 साल पहले की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम मुद्दा है कि हम जो है इन एम्परर्स के बारे में इतना कुछ जानते हैं और इनकी जो ख़वातीन हैं उनके बारे में बिल्कुल ज़ीरो। और अगर हम उनके बारे में जानते हैं तो सिर्फ़ एक आइडिया है हरम का, और वो भी ये आइडिया है कि जैसे कि वे हमेशा पर्दा नशीन थी, हमेशा कुछ लाइफलेस फिगर्स जो हिस्टोरियंस मान के चलते हैं। सो इन मुद्दों को लेके कि शाही औरतों का क्या अदब है, उनका क्या जीवन है, उनका क्या रहन सहन है, एक गट फीलिंग होती थी कि ये तो जो है ये इस डायनेस्टी, मुग़ल डायनेस्टी के इरादों में, इनकी आइडियोलॉजी में, इनकी प्रोग्रेशन में ये तो ज़रूर शामिल होंगी, बल्कि शामिल ही नहीं, बहुत कुछ इन्होंने किया होगा और पूरी हिस्सेदार थी, पूरी हिस्सेदार थी। सो जब मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट थी दिल्ली में, बिफोर आई केम टू ऑक्सफोर्ड, ये सब मुद्दे जो थे मुझे बहुत परेशान करते थे। मैं सोचती थी कि ये बहुत खूबसूरत इकनॉमिक हिस्ट्रीज़ लिखी गई हैं, अग्रेरियन हिस्ट्रीज़, इवन पॉलिटिकल हिस्ट्रीज़, लेकिन हर उसमें जो हैं आपके बादशाह हैं, और बादशाह भी एक्चुअली बहुत लाइफलेस से होते थे। उनका भी जो है, उनका कैरेक्टर क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनके क्या एक्शंस हैं, ये सब ज़्यादा देखने को नहीं मिलता था। तो ये सब बैकग्राउंड से फिर मैंने अपनी जो है ये जीवन शुरू किया, एक तरीके से एकेडमिक करियर। सो आप एहसान दौलत बेगम के बारे में पूछ रही थी, जिनके बारे में बाबर भी अपने बाबरनामा में लिखते हैं। बहुत डायनामिक औरत, 3-4 बार उनको कैप्टिव किया गया था। एक ज़रा ये नाजरीन को बताती चलिए कि
किस सन की बात कर रहे हैं? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेट 15th सेंचुरी, अबाउट 1490s. That's the time we are talking about. So आज से 600 साल पुरानी बात हो रही है यहाँ पे. सो एक मुद्दा जो मुझे बहुत अच्छे से याद आता है ये डॉक्यूमेंट से, उनकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि यूसुफ खान जो हैं कहीं पे गए थे किसी लड़ाई में, बाबर के नाना, तो उनके कोई लोकल खान थे जिन्होंने आके, बहुत डिटेल तो नहीं है, आके ईसान दौलत बेगम और उनकी जो आसपास की कंपेनियंस थी उनको कैप्टिविटी में ले लिया, उनको यरगमाल ले लिया. फिर वो उनको अपने जहाँ पे भी उन्होंने कैद किया, उनका कोई और अटेंडेंट था, सोर्सेज अलग अलग चीज़ें कहते हैं, कहा कि आपको इनसे शादी करनी पड़ेगी. तो जो कैप्टर था वो तो वापस नहीं आया. अटेंडेंट जो आपके अब जो नए मियाँ बनेंगे वो सच धज के कैप्टिविटी में आए. वेदर दिस इज़ एलिगोरिकल और नॉट, बट इट्स वेरी सजेस्टिव. सो ईसान दौलत बेगम को पूरा अंदाज़ा था कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने अपने कमरे के दरवाजे के पीछे अपनी बंदी को पूरा समझाया कि तुम्हें क्या करना है. जैसे ही वो आदमी अंदर आया, इन लोगों ने उनको ख़त्म कर दिया, मार डाला उसको, दूल्हा को मार डाला, सपोज़िड दूल्हा जो होने वाला दूल्हा था. उसके बाद जब जो ये इनका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, लेकिन यूनुस खान का जो एनिमी थी, ये आया, इसने इनसे कहा कि भाई आपने तो दूल्हा को मार दिया, आप ये कैसे कर सकती हैं. तो उन्होंने कहा देखिए ये तो एक लीगल बात है, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो आप किस तरह मुझे कह सकते हैं कि मैं दोबारा शादी कर सकूं. तो इसमें यह है कि 2-3 चीज़ें इम्प्लिसिट हैं. एक तो ये लॉ की चीज़ आती है कि बार बार ये स्टेप लॉ क्या था, कि इसमें भी आप स्टेप लॉ को मानते हैं, आप मुस्लिम भी हैं, तो एक ऑर्डिनरी बात मानी जाती है कि भाई 4 शादी भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन एक औरत का इसमें, एक खातून की एक ही शादी होती है, उनकी क्या सोच है इसमें, क्या सोच है, ये बहुत रिफ्लेक्टिव, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़. And when you say step law, you mean the law of the steps of Mongolia. Of the steps of Mongolia. Of the steps of Central Asia. उस इलाके की ये कानून था कि ख़वातीन की शादी एक ही मर्तबा होती है, और इस्लाम कबूल करने के बाद मर्द हजरात की 4 बार हो सकती थी, लेकिन ईसान दौलत बेगम ने अपना जो अक़द था उसको निभाया, पूरी तरह निभाया. जी बिल्कुल, बड़ी बात है. और बाबर की नानी थी, इनकी जो साहबजादी थी कुतलुक निगार बेगम, वो बाबर की वालिदा थी. जी. और मैंने ये पढ़ा है कि एहसान दौलत बेगम ने बाबर के लिए रीजेंसी भी अदा की, उनके लिए उन्होंने हुकूमत भी की, उनके लिए उन्होंने पहरा भी दिया. जी. थोड़ा सा इसके बारे में बताइए. जी, कुतलुक निगार बेगम जो हैं और बहुत इंटरेस्टिंग महिला हैं, और बाबर उनके बारे में लिखते हैं, लेकिन ये क्रॉनिकल का एक अंदाज़ होता है कि एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन वहाँ पे, और एक कन्वेंशंस भी होते हैं टाइम के कि आप इतनी ही शाही औरतों के बारे में इतनी ही उनका बरकरार कर सकते हैं या क्या, लेकिन बहुत कुछ मिलता है. तो ईसान दौलत बेगम और बाबर की बहन खानज़ादा बेगम, जब समरकंद पे अटैक इन्होंने किया था, तीसरी दफ़े जब अटैक किया, ये किस सन की बात कर रहे हैं? ये जो है 1498, 99 to 1500. और ये मैं इसको टेंटेटिवली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये टेंटेटिव डेटिंग होती है, एग्जैक्ट डेटिंग जो है क्रॉनिकल्स बताते नहीं हैं किस तरीके से. बिल्कुल. क्योंकि फॉल हो जाता है, फिर जो है सर्दी का मौसम है, तो आप उसको लेट 1499 कहेंगे कि 1500 कहेंगे, किस तरीके से कहेंगे. सो देयर अबाउट्स ये बात हो रही है. और औरतें जो हैं जाती थी इन सिचुएशंस में, जब भी ये जंग लड़े जाते थे, और ये कोई साथ जाती थी, काफिलों का हिस्सा होती थी. जी. वो किसी महल में नहीं बैठी रहती जी. उनके पीछे साथ होती थी. जी.
और ये दूसरी बात ये है कि ये पूरे कैरावैन्स जाते थे जो आप बता रही हैं। तो ये जो तीसरी जंग इन्होंने लड़ी शहबानी खान उज़्बेक के अगेंस्ट, जो कि बहुत ही ये चाहते थे कि तैमूर की गद्दी को तैमूर की गद्दी उनकी गद्दी होनी चाहिए। ही हैड कम्प्लीटली फैशन्ड हिमसेल्फ आफ्टर दिस एंसेस्टर तैमूर। पर वो शहबानी खान उज़्बेक से उनके जो है वो अंदाज़ ये होता है कि वो जीत नहीं पाएंगे। तो यहाँ मैं आपको ज़रा इंटरप्ट करूँ, ख़ानदान तैमूरिया की आप बात कर रही हैं, अमीर तैमूर गोरकन की आप बात कर रही हैं, जो कि बाबर के जद्दे अमजद थे, और ही वाज अ 15th century warrior and chieftain, and he established a huge empire in Central Asia and then raided India as well. तो बाबर अपनी निस्बत उनसे जोड़ते थे जी, जबकि उनकी निस्बत चंगेज़ खान के साथ भी थी। Several generations। वो ननिहाल थे, चंगेज़ खान बाबर के ननिहाल में से थे और तैमूर उनके ददेहाल में से थे। तो अमीर तैमूर के साथ अपनी निस्बत जोड़ते थे, इसलिए वो समझते थे कि मेरा हक समरकंद, बल्ख, बुखारा, वो जो सारा इलाका है उतना ही है जितना किसी और तैमूरिद प्रिंस का है। जी बिल्कुल सही। तो और तैमूरिद प्रिंसेस, इन लोगों में काफ़ी झगड़े भी होते थे इसी चीज़ को, यही मुद्दा था इनका। सो खैर जब ये लगा कि शहबानी खान उज़्बेक से ये हार जाएंगे दोनों तरफ से, तो बातचीत ये हुई, शहबानी खान उज़्बेक ने उनसे ये कहा कि अगर खानज़ादा बेगम आप मुझे दे दें, अपनी बहन, तो आप जो है यहाँ से निकल सकते हैं, मैं आपको कह रही हूँ। तो ये निगोशिएशन जो हुआ, जो गुलबदन बेगम बाबर की बेटी बाद में लिखती हैं, जो कि जिनके बारे में मैं यहाँ बोलने आई हूँ JLF में, और मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म में, जो कि ये यहीं पे है, अहवाल हुमायूं बादशाह जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में है, वो खानज़ादा बेगम का इतना खूबसूरती से बायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन मैंने कहीं और नहीं, क्योंकि ये जो हैं उनके एडमायरर थी बहुत और जानती थी उनके साथ बड़ी पली हुई, और खानज़ादा उनकी फूफी थी, तो उन्हीं से इन्होंने ये सारी डिटेल्स, और सो ये सब डिटेल जो मैं बता रही हूँ ये एक्चुअली हवाले हुमायूं बादशाह से आ रही हैं। सो ये निकल जाते हैं सब। बाबर जो है इनफैक्ट अपनी सारी औरतों को छोड़ के खुद निकल जाते हैं। वाह जी वाह। ईसान दौलत बेगम, खानज़ादे तो रह जाती हैं। ये सब लोग जो हैं बर्फीले शहरों से होते हुए फाइनली बाबर से मिलते हैं और फिर ये काबुल आते हैं। सो 1501-2 के बाद फिर बाबर जो है काबुल में ही ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह ने अपनी बहन का सौदा कर दिया, शहबानी खान को बहन दे दी जी, और ख़ुद निकल आए वहाँ से। और ये 10 साल बाद 1510 या 11 के आसपास ये छोड़ देती हैं शहबानी खान उज़्बेक को। कहानी तो ये भी है कि उनकी एक और शादी होती है, शहबानी खान उज़्बेक उनसे तलाक दे देते हैं और फिर एक और शादी करवा देते हैं जी। उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। खैर ये छोड़ देती हैं और 1510-11 में ये वापस आती हैं। लेकिन इनका वापस आना बहुत कमाल का वापस आना है। जब ये आती हैं तो पूरी जैसे कि इनकी शोहरतें इनके साथ आती हैं, इनका एक्सपीरियंस इनके साथ आता है, इनकी जो ये कैपेसिटी होती है सोचने की, ये सब इनके साथ आता है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक और फोलियो है, मैन्यूस्क्रिप्ट फोलियो, यानी कि मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग जो कहलाती है, उसमें ये डिपिक्शन है, ये अकबर के अंतर्गत हुआ कि बाबर जो हैं अपनी बहन को लेने जाते हैं एक पॉइंट पे, और वो बैठती हैं, बाबर आए हैं, वो भी बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं, और खानज़ादा बेगम का हाथ इस तरह से है और वो कहीं दूसरी तरफ मुँह मोड़ लिया है। अपने भाई से पहली दफ़ा कैप्टिविटी के बाद 10 साल के बाद मिलने से पहली मर्तबा वो अपने भाई से मुँह मोड़ लेती। क्यों ना मोड़ती रूबी, क्यों ना मोड़ती? क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उन्होंने अपने भाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। एक ऐसे शख्स के साथ शादी कर लेना जो कि आपके भाई का दुश्मन, आपके ख़ानदान का दुश्मन है, और आप उसके साथ जाके बस जाएं, उसकी औलाद पैदा करें, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? जी। पर एक और चीज़ भी है, ये जो हिस्टोरियंस हम लोग ये अर्ली मॉडर्न टाइम्स कहते हैं, और एक अंदाज़ लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे मॉडर्न प्रोग्रेसिव टाइम से जब आप पीछे जाते हैं तो सब गलत है, औरतों के कोई हक नहीं है,
मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ को ये जो मुद्दा है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। क्या हमारा समय प्रोग्रेसिव है? क्या हमारे सब हक हमको मिल चुके हैं? आप देखिए ये पीछे जब खानज़ादा बेगम वापस आती हैं, पूरे मैंने अभी कहा उनकी शख्सियत, उनका पार्टिसिपेशन, डिप्लोमेट, उसके बाद हमेशा टिल शी डाइज शी इज़ द मेजर काउंसलर। और छोटी मोटी चीज़ पे नहीं, जैसे कि हुमायूं के समय में सेकंड मुग़ल एम्परर जो दूसरे बादशाह थे, कामरान, अस्करी, ये खुतबे का जो मामला है कि जी आप खुतबा पढ़ेंगे तो आप शहनशाह बन जाएंगे, टेक्निकल कि आपके नाम पे खुतबा पढ़ा जाएगा तो आप शहनशाह बन जाएंगे। जी, ये है कि जब रिवोल्ट होता था, और हमेशा होते थे, तो और भी जो शहजादे थे वो खुतबा पढ़ लेते थे, बगावत करते थे और खुतबे पढ़ते थे। तो एक बार हुमायूं जो हैं इस समय आपके, अब यह है कि गद्दी उनकी ख़त्म हो गई है शेरशाह सूरी की वजह से, और ये घूम रहे हैं इधर उधर, तो बीच में हिंदाल और अस्करी जो है मिल के खानज़ादा बेगम के पास आते हैं। अच्छा रूबी, यहाँ कता कलामी माफ़, हमारे नाजरीन जो हैं वो शायद आपकी तरह, या थोड़ा बहुत मैं आपकी शागिर्द हूँ, मेरी तरह इस तारीख़ को इतनी बारीकी से नहीं जानते, तो हमें ज़रा थोड़ी सी वो जो डेट्स हैं उनको जहन में रखना चाहिए। और इनकी हिंदाल, कामरान, अस्करी जो हैं वो हुमायूं के भाई हैं, बाबर के बेटे हैं, इस चीज़ की इस्तलाह भी साथ साथ करते जाएं ताकि नाजरीन को पता चले। बट हियर आई जस्ट लाइक टू से समथिंग विच इज़ कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जिस वैल्यू से या जिस निगाह से हम आज उस ज़माने के हालात को देखते हैं, शायद वो उस वक्त वो नॉर्म्स नहीं थे। तो अगर आप आज मुझे, इफ इट्स अ रिवोल्टिंग थिंग टू मी दैट ही लेफ्ट हिज सिस्टर एट द मर्सी ऑफ शाहबानी खान के, और वो इतने बड़े उनके दुश्मन थे, उनके पास छोड़ गए, तो शायद ये उस वक्त की जो शिवलरिक या उस वक्त की जो एक रीत थी, शायद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती थी अप टू अ पॉइंट, और एक खातून की फिर भी इज़्ज़त आबरू के वो ज़िम्मेदार हो जाते थे, और उनको उन्होंने वापस भेजा। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने भाई को मिलने पे अपना मुंह मोड़ लिया और उनको बताया कि ये तुमने मेरे साथ ज़्यादती की। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। I want to say that you have written the history of these ladies and of the Mughals with such tenderness. इतनी मोहब्बत से आपने ये लिखी हैं किताबें, नूरजहां पे भी लिखी, गुलबदन बानो बेगम की भी जो आपकी लेटेस्ट किताब है। You know, I feel in your work एक मोहब्बत आपकी जो है ना वो झलकती है इस काम में, और आप जो इज़्ज़त करती हैं, ये द होल एस्पेक्ट ऑफ द मुस्लिम इंटरेक्शन विद इंडिया, वो मुझे लगता है वो आप दिल से इज़्ज़त करती हैं उस चीज़ की कि वो उन्होंने अपनी आके वहाँ जड़ें हिंदुस्तान में रखी, उन्होंने वहाँ पर उसको अपना घर बनाया, उन्होंने वहाँ के मकामी लोगों से शादियाँ की, और उन्होंने बहुत सा रंग भी अपनाया हिंदुस्तान का। सो दे वर नॉट क्लासिक सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ invaders, looters, plunderers, and then expropriators, and then kind of transfer all the capital abroad. तो आपकी लिखाई में मुझे एक मोहब्बत भी नज़र आती है और एक एहतराम भी नज़र आता है। इसकी क्या वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये लगता है 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली तो ये जो पर्सनल चीज़ मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि बचपन से मैंने अपनी माँ से किस्से कहानियाँ सुनी हैं, और जो मुग़ल डॉक्यूमेंट्स हैं, मुग़ल आर्काइव जो है, जो क्रॉनिकल का एक अंदाज़ होता है, वो किस्से, वालिदा पंजाबी है ना जी, वो किस्सा खानी किस्सा गोही अंदाज़ है, एक तरीके से आप हमेशा किस्से ही सुनाते हैं इसमें। सो बचपन से ये तो मैंने बाद में इस चीज़ का एस्टिमेट लिया कि मेरी माँ जो कहानियाँ मुझे बताती थी, तो वो नूरजहां के बारे में, क्वीन विक्टोरिया, रानी ऑफ झांसी, टेल्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत, लेकिन उस समय मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो जो हैं मुझे इन कमाल की औरतों के बारे में बता रही हैं। ये तो मैंने बाद में, ये तो एक लेयर थी जो धंस गई। दूसरी चीज़ ये है, बहुत ही इस चीज़ की मेरे दिल में और इंटेलेक्चुअल लाइफ में बहुत अहमियत है, वो ये है कि जिन कल्चर्स का हम हिस्सा हैं, ये बहुत प्लूरल कल्चर है।
कल्चर्स हैं जो हम प्लूरलिज्म कहते हैं, जिसमें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हम लोग जो हैं ये एक अमालगम है, एक मिक्सिंग है। और जो पुराने ज़माने के लोग, सो मेरे नाना नानी जो हैं धीर और स्वात के थे, 1947 के अर्ली के शुरुआत में वो लोग हिंदुस्तान आए, लेकिन उनकी तो खाली जो भाषा वो जानते थे वो खाली पश्तो और उर्दू थी, वहीं की ज़बान, और वही वो जानते थे, और वही उनकी कहानियाँ थी। अब मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने पश्तो नहीं सीखी, बिकॉज आई थिंक दैट वुड हैव एडेड टू द वर्क आई डू। सो ये एक सेंटिमेंट था, और दूसरा ये कल्टिवेशन, घरों में कहानियाँ सुनना, लेकिन प्लूरलिज्म, द प्राइड ऑफ बिलोंगिंग, जो है बहुत तरीकों से टू सच अ रिच एंड डाइवर्स कल्चर, सच अ रिच एंड आई थिंक द वर्ल्ड आई स्टडी। मैं शुरू में कह रही थी आपसे जब हमारी बातचीत हो रही थी कि मुझे लगता है कि हम हमेशा से जो हमारी जो तारीख है वो मूवमेंट और माइग्रेशन पे पनपती है। इसी तरीके से पूरी दुनिया जो है इसी तरह हम इसको माने चाहे ना माने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये मॉडर्न नेशन स्टेट की स्ट्रिंजेंसी है पूरी दुनिया में कि अब आप एक ही भाषा बोलिए, आपका एक ही धर्म है, आपके एक ही तरीका है। ये तो हमारी कोई हिस्ट्री कहीं भी जी, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, वेज ऑफ बिलोंगिंग, वेज ऑफ बीइंग एंड आइडेंटिटीज, मल्टीपल आइडेंटिटीज। और ये दुनिया शुरू अहवाल से अगर आप देखें तो लोग कहाँ से निकल के और सारी दुनिया में फैले। अगर आप वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ें तो फिर तो अफ्रीका से निकले और सारी दुनिया में फैले। तो ये तो इट्स मिलेनिया ओल्ड एंड इट्स मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड, द माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि एक छोटे से खाने में अपने आप को हम कैसे बंद कर लें, फिर अपनी सोच को भी बंद कर लें, फिर अपनी ज़बान को भी बंद कर लें, और फिर अपने दिल को भी बंद कर लें। तो उस पर हम ज़रूर आएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये ख़वातीन, एहसान दौलत बेगम, कुतलुक निगार बेगम, खानज़ादा बेगम, फिर उसके बाद गुलबदन बानो बेगम, जिनकी आपने सवाने उम्री भी लिखी, ये पढ़ी लिखी, लिटरेट, इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल, इतनी काबिल ख़वातीन कैसे बनी? क्या इनको वही तालीम दी जाती थी जो शहजादगान को दी जाती थी? जी, मुझे लगता है तालीम तो दोनों की बिल्कुल एक जैसी थी, उसमें कुछ चीज़ें फ़र्क थी। यानी कि जैसे कि आप एक सी चीज़ें कौन थी? एक सी चीज़ें ये थी कि मुअल्लिम आते थे, मुअल्लिमा आती थी, आपको अरिथमेटिक पढ़ाया जाता था, कुरान पढ़ाई जाती थी। अब पेंटिंग्स बहुत कम होती थी उस ज़माने में, पेंटिंग्स या किताबें। सो जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स या बाउंड बुक्स आती थी, उसका पूरा रिचुअल होता था। किस्सा खानी, किस्सा गोई, ये बहुत दास्तान गोई, ये तो बहुत ज़रूरी है। किस्सा तो बहुत ही, जिस तरह मेरी ज़िंदगी का एक फॉर्म था, मुझे लगता है यही। सो एक तरीके से हम ओरल कल्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हंटिंग है, बाहर जाना, यानी कि कारावान की एक ज़िंदगी, और कारावान का जो एक अदब होता था, तो उससे एक अदब आता है, उससे एक तरीका आता है। आपने हंटिंग के बारे में, शिकार के बारे में बहुत गुफ्तगू की है अपनी किताबों में, और आपने ये नूरजहां के बारे में तो आपने शुरुआत वहीं से की है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन ये शहजादियों का शिकार में हिस्सा लेना अपने भाइयों के साथ, अपने बाबाओं के साथ, this was in a way a ritual towards a royal ritual and a rite of passage into mature royal living. तो अगर ख़वातीन शिकार का हिस्सा भी, शिकार भी कर सकती थी और उनके साथ जाती थी, तो फिर इसका मतलब है कि वो बहुत अपने आप को वक़ार बाइख्तियार समझती थी, एम्पावर्ड समझती थी। जी बिल्कुल। और फिर जो उनकी तालीम थी, उसमें आपने ये भी जिक्र किया है कि गुलिस्तान सादी वो शाही ख़ानदानों का एक बहुत अहम जुज़ था उनकी तालीम का। तो वो बच्चियों को भी पढ़ाया जाता था और लड़कों को भी पढ़ाया जाता था। और उसका पूरा अंदाज़, उसका पूरा आइडिया और अंदाज़ गुलिस्तान का यही है कि उसमें आपके छोटे छोटे किस्से हैं, लेकिन उन किस्सों के पीछे सीख है। सो आपको सीख एक सी मिल रही है। प्रश्न ये है कि आप किस तरीके से उस सीख का यूज़ करेंगे। सो यही मैंने नूरजहां के बारे में यही लिखा था कि गुलिस्तान जो है उनके लिए, क्योंकि सारे एरिस्टोक्रेटिक या शाही ख़ानदानों में
इसका प्रचार होता था। लाइक अ बाइबल एंड अ वे ऑफ कंडक्टिंग योरसेल्फ, कि ये इससे सीखिए कि इसके अंदर पैगामात हैं, जो छोटे छोटे किस्से हैं उनके पीछे तलकीन है, पैगाम है कि इस तरह आपने ज़िंदगी गुजारनी है। आप ये मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, वो ये है कि ये तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं एक तरीके से आपके अदब के लिए, लेकिन ये भी है कि आप कौन लोग हैं जो आपके आसपास हैं, वो क्या कर रहे हैं। बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, देखने से ही तो सीखते हैं। सो ये सब चीज़ें, ये इन सब ख़वातीन की जो हम बातें कर रहे हैं, गुलबदन, इन सब के ये इनके आसपास थी ये सब औरतें जो हैं, इन्हीं को ये देख रही थी। इनकी अपनी माँ दिलदार बेगम, इनकी महाम बेगम जो बाबर की सबसे पहली बीवी थी, वो जो है गुलबदन को, हमारे पास कोई शब्द नहीं है इनको कहने के लिए, तो एक तरीके से वो उनको अडॉप्ट कर लेती, गुलबदन को गोद ले लिया, गुलबदन को भी और हिंदाल को भी, दोनों को। और इसका रीज़न्स बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी है समझाना। वो ये है कि उनके अपने बच्चे जो हैं चाइल्ड बर्थ में गुजर गए थे, सिर्फ हुमायूं जो है बच्चे थे। तो एक एम्पावरमेंट होता है माँ बनने से, वो भी माँ जो कि पॉसिबली आपका बेटा जो है आगे जाके बादशाह बन सकता है। तो इससे आपका बहुत जो है एलिवेशन होता है, ये सब चीज़ें, रुतबा बढ़ जाता है। तो गुलबदन और हिंदाल को वो गोद ले लेती हैं। अब जो दिलदार बेगम हैं, लोग ये समझने की ज़रूरत है कि ये सेपरेट अपार्टमेंट्स तो हैं नहीं, बस ये है कि बच्चे इधर उधर जाएंगे, खेलेंगे, लेकिन एक जेस्चर हो जाता है। देखिए, उन्होंने अपने जने हुए बच्चे उनको दे दिए। लेकिन उनकी जो है, उनकी शिकायत तो नहीं है डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन उनकी जो अपनी प्रेजेंस है वो थोड़ी सी सबड्यूड लगती है। जी, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, ये इस सबड्यूड कैरेक्टर से जो है एक इतिहासकार को मालूम चलती है। ये सब और मैं ये सब चीज़ें इसलिए कह रही हूँ, आपने जो थोड़ी देर पहले बात कही, ये मेरी हिस्टोरिकल प्रैक्टिस में ये बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें इतिहास लिखने में इंसानियत के बारे में भी लिखना है। ये जो पर्सनहुड हम कहते हैं, तो ये खाली बादशाहों का पर्सनहुड नहीं है, बल्कि जो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी, काफ़ी हिस्ट्रीज़ में तो बादशाहों का भी पर्सनहुड नहीं दिखाई देता। जी, तो बिल्कुल। हुमायूं जो है, जो दूसरे बादशाह हैं, बाबर के बेटे, उनको बता दिया जाता है कि बिल्कुल इनफेक्टिव से हैं, हर समय उनकी कोई जो है बेसिकली कोई शान व शौकत ही नहीं है एक तरीके से। हाँ? जी, बिल्कुल। सो या जहांगीर हैं, उनको बिल्कुल जी हमेशा पियक्कड़ हैं। सो नूरजहान की तो पूरी कहानी ही इस किस्से में दबी हुई थी कि पैदा हुई जो गयास बेग और असमत बेगम के साथ रास्ते में। ये एक बुलेट पॉइंट हिस्ट्री में किस तरह नूरजहां को ट्रैप किया, विच इज़ कि आप कंधार के बाहर उनका जन्म हो गया, फिर वो पहुँचे। दूसरी शादी के बारे में, पहली शादी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। जहांगीर से शादी हुई, दे फेल इन लव एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। और जहांगीर फिर धुत हो गए नशे में, और नूरजहां को सब कुछ पकड़ा दिया और वो बादशाह बेगम बन गई। खुशामदीद। लेट्स गो बैक टू खानज़ादा बेगम, जो बाबर की बहन थी और गुलबदन बानो बेगम की रोल मॉडल भी थी। खानज़ादा बेगम ने फिर बाबर के लिए रीजेंसी भी अदा की, और इन सब ने मिल के हिंदुस्तान में जब बाबर ने जड़ें अपनी बसाईं और 1526 की पानीपत की जंग इब्राहिम लोदी को शिकस्त दे के जीती, तो उसके बाद बाबर बादशाह हिंदुस्तान में ही मकाम पजीर हो गए। तो ये जो ख़वातीन थीं, ये इनके साथ रहती थीं, कहाँ रहती थीं, कैसे इनका रहन सहन था? जी, सो गुलबदन का जन्म 1523 में हुआ, काबुल में। जी, 26 में जो है इब्राहिम लोदी से ये जो लड़ाई हुई, उसके बाद दिल्ली में रहना, आगरा, ये सब चीज़ें। और उसके बाद बाबर जो है, उनको बहुत, बाबरनामा में वो लिखते हैं और गुलबदन भी लिखती हैं कि उनको बहुत अकेलापन महसूस होता था। उनके बहुत जो करीबी लोग थे, हुमायूं भी उनमें थे, उनके बेटे, और ख्वाजा कलान थे एक उनके प्राइम मिनिस्टर ही कह लीजिए, वज़ीर कह लीजिए, जो भी कहना चाहें। तो लेकिन फिर भी उनको, और फिर ख्वाजा कलान एक समय में जो है उन्होंने तय कर लिया कि वो वापस जाएंगे। हिंदुस्तान की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, काबुल वो वापस आए। सो
उसके बाद बाबर ने एक फरमान भेजा काबुल 1528 के आसपास कि अब जो है हम हिंदुस्तान में ही बसें और आप लोग जो हैं आना शुरू हो जाए, सब ख़वातीन आने शुरू और ख़ानदान। तो पहला जो कारवां आया उसमें गुलबदन जो इनकी अपनी माँ नहीं थी, दिलदार ने महम के साथ, महम थी उसमें, गुलबदन 6 साल की थी, बीबी मुबारका वो भी बाबर की बीवी जी, मुबारका यूसुफ जाई, वो भी उस कारवान में थी। 100 लोग थे तकरीबन। तो वो पहला कारवान था। उसके बाद कई आए। तो जो शुरुआत का जो सेटलमेंट है वो यमुना के आसपास है। और पहले काबुल में ये लोग बाला हिसार में रहते थे। हिसार यानी कि दोनों चीज़ें हैं, मिलिट्री एनकैम्पमेंट में है और किला था है, और रहने की भी ऊपर की जो मंजिलें हैं वो रहने के लिए थी। और ऑफ कोर्स ये लोग तो टेंटेड कंट्री साइड और बिल्कुल खेमे लगा के। तो जो यमुना के आसपास जो महल बनने शुरू हुए, उसकी जो अर्ली फाउंडेशंस वो खेमे की तरह ही हैं, खेमे की तरह हैं जी। तो और वही आप फतेहपुर सीकरी में बाद में देखते हैं खेमा का एक स्ट्रक्चर। ये आगरा के करीब की, ये आगरा, ये हम यमुना के पास की बात कर रहे हैं। सो ये बदलाव होते हैं, ये सब चीज़ें हैं, यही सब पूरा ख़ानदान आ जाता है। और गुलबदन यहीं रहती हैं फिर। इनकी जो शुरुआत की जो उम्र है 17 साल तक। इसके बाद आप उस मौजू पे आइए जिस पे आपने अभी हाल में किताब लिखी है, गुलबदन बानो बेगम, बाबर की बेटी, उनकी साहबजादी खानज़ादा बेगम की वो भतीजी हैं। और ये एक हाईली इंटेलिजेंट, बड़ी होशियार और बड़ी फुल ऑफ लाइफ एक बच्ची हैं जो इस माहौल में पल बढ़ रही हैं। तो इनकी ज़िंदगी के बारे में जो आपने लिखा है और किताब लिखी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। What drew you to गुलबदन? What made you write her story? मेरी कहानी गुलबदन के साथ 20 साल पहले शुरू होती है, जब मैंने ये जो हरम और ये सब की मैं बातें कर रही थी शुरू में। ग्रेजुएट स्टूडेंट मैं यहाँ आई थी इंग्लैंड पढ़ने के लिए, क्योंकि इनकी जो अहवाल हुमायूं बादशाह है यहाँ ब्रिटिश लाइब्रेरी में है। उसको और वो इतनी कमाल की किताब है, क्योंकि वो किताब उसमें बहुत चीज़ें कमाल की हैं। एक तो ये है कि जो आपके स्टैंडर्ड क्रॉनिकल, जैसे कि अकबरनामा ले लीजिए, हुमायूं नामे ले लीजिए, जो तीन हैं, कुछ बाबरनामा से मिलती जुलती हैं, पर बहुत फ़र्क है। अब उसमें फ़र्क ये है कि बाबर ने बाबरनामा खुद लिखा जी। अकबर की हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं ने खुद लिखा कि किसी से लिखवाया? जी नहीं, वो और लोगों ने लिखा है। ये भी तो फ़र्क है। जी। पर ये भी है कि ये जो बार बार मैं किस्सों की बातें कर रही हूँ, ये जो हम कलोकियल पर्शियन कहते हैं, या इसके बहुत तरीके हैं एक्सप्रेस करने के। इस फॉर्म में इन्होंने लिखा। खैर, हम मैन्यूस्क्रिप्ट की बात बाद में करेंगे। तो मैं इसे पढ़ने के लिए यहाँ पे आई थी। तो पहली किताब मैंने बिकॉज ऑफ दिस मैन्यूस्क्रिप्ट हरम के बारे में लिखी थी, कि एक जो हरम जो हम मान के चलते हैं कि ये स्पेस है औरतों का, यहीं ये हमेशा से रही है, बिल्कुल गलत अंदाज था जी। जो ये हरम है, ये हमने पूरी अभी बातें की हैं खानज़ादा बेगम के बारे में, एहसान दौलत बेगम के बारे में, जो हम स्टेप के तरीक़ों के बारे में बात करते हैं। तो ये गुलबदन की इनहेरिटेंस थी। और कथा कलामी माफ़, अगर आप देखें कि हरम की जो डिपिक्शन है, वेस्ट में जो डिपिक्शन है, और जो एक पॉपुलर इमेजिनेशन में एक ख्वाब सा हमने गढ़ा हुआ है कि जी वहाँ पर औरतें ही औरतें और एक सुल्तान, और वो अपनी मर्ज़ी की खातून से शादी कर लें, छोड़ दें, आएँ जाएँ, जो मर्ज़ी करें, ऐसे नहीं था। जी नहीं। हरम का मतलब ही अरबी में है दैट सैंक्टम सैंक्टोरम, वो जगह जहाँ पर और लोग नहीं जा सकते। तो ये तो बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में बनता है। गुलबदन के जो भतीजे हैं अकबर बादशाह, ये उनके समय में आके बाद में जाके ये कंसोलिडेट होता है एज हरम। तो गुलबदन बानो बेगम को अकबर बादशाह ने ही, उनके भतीजे ने ही ये कहा जब वो एम्परर बने कि फुप्पी आप हमारे ख़ानदान के अहवाल लिखें। जी, पर ये बहुत बात की बात है। बहुत बात की बात है। तो अहवाल हुमायूं बादशाह जिसकी आप जिक्र करती हैं, जो आपका रिसर्च का सब्जेक्ट था, वो तो गुलबदन बानो बेगम ने अपनी 60 साल की उम्र के बाद लिखा।
बिल्कुल। और उसके पहले का एक बहुत कमाल का किस्सा था उनकी लाइफ में, विच इज़ व्हाई आई हैव रिटन दिस बुक। तो मैं पहली किताब के बारे में इसलिए कह रही थी कि वो जो किताब थी उसकी वजह बेसिकली गुलबदन बानो बेगम थी, और उन्हीं की वजह से मेरा पूरा फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में और फेमिनिस्ट हिस्ट्री में एक करियर दिलचस्पी पैदा हुई, शुरू हुई जी। सो ये हुमायूं की बहन हैं। जब हुमायूं हार जाते हैं, दोबारा काबुल आती हैं, फिर वहीं रहती हैं। अब यहाँ भी ये नाजरीन को बताइए कि हुमायूं बादशाह बाबर बादशाह के बेटे थे जी। और ये तो एक बहुत बड़ी कहानी है कि बाबर बादशाह बीमार थे, लेकिन हुमायूं उनसे ज़्यादा बीमार हो गए। फिर उनको एक ख्वाब आया कि अगर तुम अपनी सबसे अजीज़ चीज़ की कुर्बानी दो तो तुम्हारा बच्चा बचेगा। तो फिर यही आपने भी लिखा है कि उन्होंने हुमायूं के जो बिस्तरे अलालत थी उसके उन्होंने तवाफ़ किए और दुआ की रब्बुल आलमीन से कि मेरी जान ले ले और मेरे बच्चे को बख्श दे। तो फिर वही हुआ। जैसे जैसे हुमायूं की तबीयत बेहतर होनी शुरू हुई, उसी तरह बाबर अलील से अलील होते गए और फिर इंतकाल कर गए। तो जब उनका इंतकाल हुआ तो हुमायूं बादशाह बन गए। ही बिकेम द सेकंड मुगल एम्परर। लेकिन उसके बाद वो अपनी ये रियासत को संभाल ना सके। और आप बताइए, फिर शेरशाह सूरी ने उनको हराया और उनको वहाँ से जला वतन किया। ऐसे ही हुआ, यही हुआ। और हुमायूं जो हैं सिंध की तरफ चले गए, उसके बाद ईरान, और सिंध में उनकी वो हमीदा बानो बेगम को पहले। ये बताइए रूबी, ये भी बहुत फैसिनेटिंग जी। और ये सब चीज़ें जो हैं, ये जो डिटेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब गुलबदन बेगम की मैन्यूस्क्रिप्ट में। राइट, शी राइट्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो हमीदा को वो मिलते हैं। हमीदा जो थी, हिंदाल, तो 4 भाई हैं, हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और कामरान। सो हिंदाल के जो अब कैसे कहेंगे इसको, भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, प्रोटेक्टर भी हैं। उनकी बेटी थी। और जो ये है कि फैमिली में सब लोग जानते थे, लेकिन जब हुमायूं पहली बार उनको देखते हैं तो बिल्कुल उनको उनसे पागलों की तरह मोहब्बत हो जाती है। दिस इज द लव एट फर्स्ट साइट। सो वो बार बार चाहते हैं उनसे मिलना, पर वो मना करती हैं, क्योंकि पहली एक फेस्टिविटी होती है जिसमें वो आती हैं। सो वो कहती हैं कि एक बार बादशाह से मिलना तो ठीक है, दूसरी बार जायज़ अस्त, राइट, ना जायज़ अस्त, यानी कि जायज़ नहीं है। हमीदा बानो बेगम ने खुद कहा ये। जी। तो रूबी ये भी बताइए कि यहाँ पर आपने भी इसका इशारा दिया है इन वैगबॉन्ड प्रिंसेस योर बुक कि हुमायूं को एक ख्वाब आया जी। और उस ख्वाब में उनको एक फ़कीर आए जी। फ़कीर ने कहा, और ये पात सिंध की मैं बात कर रही हूँ, इस इलाके की। तो फ़कीर ने कहा कि तुम्हारे यहाँ एक बेटा होगा, उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होगा, वो मुग़ल आज़म होगा और दुनिया उसके नाम को जानेगी, लेकिन वो मेरी लड़ी में से होगा। हमीदा उसी लड़ी की है। हमीदा उन्हीं की लड़ी में से थी। तो ये शायद उनके जहन में थी ये बात जब वो हमीदा को मिलते हैं, लेकिन जैसे आपने लिखा, हमीदा ने एक दफ़ा मिलके दूसरी दफ़ा मिलने से इनकार कर दिया। अब शी इज़ अ ग्रेट वुमन एज वेल, एंड शी स्टैंड्स अप टू दैट, एंड शी सेज कि नहीं, मैं नहीं मिलूंगी। और कई मर्तबा उन्होंने अप्रोच किया और नहीं मिली। तो क्या कहा हमीदा? बात ये हुई कि दिलदार बेगम, जो कि गुलबदन की भी माँ है और हिंदाल की भी माँ है, वो वहाँ पे हैं। वो हमीदा से बात करती, क्योंकि हुमायूं उनको कहते हैं बार बार कि मैं तो इन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। तो वो हमीदा से मिलती हैं। हमीदा से कहते हैं कभी तो तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, सो हु इज़ बेटर देन अ किंग। सो वो कहती हैं कि बादशाह से शादी कर लो। जी। तो वो कहती हैं कि मैं ऐसे शख्स से शादी करना चाहती हूँ जिसका कॉलर, यानी कि किंगली कॉलर, जिसे मैं छू सकूं, ना वो कि जिसकी मैं नीचे का जो पल्लू, जो स्कर्ट होती है, कि मैं उसे भी ना छू सकूं, दामन को भी ना छू सकूं। तो इसकी इम्प्लिकेशन ये है कि इनको तो शेरशाह सूरी ने हरा दिया, इस समय ये इनकी ज़िंदगी इधर उधर की है, तो मेरा क्या होगा इसमें? या
हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका क्या होगा, इसके पूरी इम्प्लिकेशंस हैं जो कि हिंदाल समझता है। तो वो भी बात करता है हुमायूं से इस बारे में, छोड़ दो, कि ये छोड़ दो। हाँ। पर अंत में जो है वो मान जाती हैं और फिर शादी होती है। और ये सारे किस्से जो हैं, जब वो गुलबदन से मिलती हैं, ये दोनों इनका बहुत गहरा रिश्ता होता है बाद में, बहुत प्यार और मोहब्बत का रिश्ता, प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है। तो ये सारी कहानियां हमको, तो ये सब सिंध और पाथ में हो रहा है। गुलबदन जो है कामरान के साथ ज़बरदस्ती उनको लेके जो है वो काबुल में चले गए हैं। गुलबदन इस समय इनकी शादी भी हो चुकी है, जिनके बारे में वो बहुत कम लिखती हैं। और एक बेटा भी है काबुल में। शायद उनको अपना शौहर पसंद ही नहीं था, कुछ ऐसा भी होता है, क्योंकि वो कामरान के जो है बहुत तरफदारी करता था। तो 2-3 बार जो अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट में वो लिखती हैं, वो यही कहती हैं कि तुमको इनका साथ नहीं देना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है। वो बाद में मान भी जाते हैं। खैर, शाह ऑफ पर्शिया के जो शाह हैं वो उनकी मदद करते हैं हुमायूं, वो कदनाहार को जीत लेते हैं और उसके बाद जो है ये काबुल आते हैं। लेकिन तो ये 1550s की बात हो रही है, 1550s की बात हो रही है। लेकिन उससे पहले हमीदा बानो बेगम को ब्याह के वो ले जाते हैं और कुछ देर बाद 2 साल बाद वहीं सिंध में उमरकोट के मकाम पे उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होता है। तो उनका ख्वाब पहले अवाल में तो पूरा हो जाता है।